नमस्कार, बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और वहीं कश्मीर संभाग के सभी मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी चाक चौबंद है। बता दें कि दूसरे चरण में 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें से 25 सीटें कश्मीर और 18 जम्मू में हैं और वहीं इस चरण में कुल 321 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो डीडीसी चुनाव के आज सेकंड फेज है, इसको लेकर चुनाव चल रहा है और मतदाता मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर 43 सीटों पर मैदान में 123 लोग उतरे हुए हैं और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है, सभी पर निगरानी रखे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कराया जा रहा है। 321 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो आपको बता दें कि आज सेकंड फेज का चुनाव है और 43 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। सभी मताधिकार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं मतदाताओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है और कोरोना गाइडलाइन का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा रही है, साथ ही साथ लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क भी लगाए हुए हैं। तो कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तीसरे चरण में 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में 7,964 मतदान केंद्रों पर 57,09,120 मतदाता पंजीकृत हैं। तो वहीं पर जो अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे और प्रदेश के अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और उदयपुर समेत 21 जिले में ये चुनाव हो रहा है और इनकी 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। तो राजस्थान में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर भी पुख्ता तैयारी की गई है। पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं और आज थर्ड फेज का चुनाव हो रहा है, जिस पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए जयपुर से लोकेश नागर। लोकेश, फिलहाल क्या कुछ आपके पास अपडेट है चुनाव को लेकर? तीसरे चरण का चुनाव है। पंचायती राज चुनाव का राजस्थान की जनता ने लंबे समय से इंतजार किया था, क्योंकि कोरोना के चलते लगातार इन चुनावों को लंबित किया जा रहा था। और अब जब चुनाव हो रहा है तो मतदाता बढ़ चढ़कर इन मतदान में भाग ले रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना। इसको लेकर इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की है और लगातार सुबह 7:30 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सभी 21 जिलों में मतदान केंद्रों से जो अपडेट मिल रहा है वो इस प्रकार है कि बड़ी तादाद में भीड़ मतदान केंद्रों पर उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंस की पालना वहां करवाई जा रही है। मास्क के बिना मतदाताओं को मतदान केंद्र में एंट्री नहीं दी जा रही है। घर से ही मास्क लगाकर आना अनिवार्य इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रखा गया है। दूसरी तरफ बात की जाए, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आरएलपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी इस बार पंचायती राज चुनाव में दांव पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पिछले समय में जिस प्रकार पंचायती राज महकमे में कांग्रेस को काबिज करने के लिए तमाम मंत्री और विधायकों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारा था, तो कहीं न कहीं उन विधायक और मंत्रियों की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इन चुनाव परिणामों द्वारा ही किया जाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस बार पंचायती राज चुनाव को लेकर जिस प्रकार अपनी रणनीति बनाई थी और केंद्रीय मंत्री, तमाम जो सांसद थे और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी थे, सभी को पंचायती राज चुनाव के मैदान में उतारा था। तो कहीं न कहीं
रोचक मुकाबला होने राजस्थान पंचायत राज चुनाव का जा रहा है। और तीसरे चरण का मतदान है 5 तारीख को, चौथे चरण का आखिरी मतदान होगा, उसके बाद 8 और 9 तारीख को मतगणना होगी। जी जी बिल्कुल। लोकेश, आपको रुकना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश धवल हैं, जालौर से जुड़े हैं। सुरेश, किस तरीके से वहां पर मतदान किया जा रहा है? क्या वहां पर पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा कितने इंतजाम किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल ऐसा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज सुबह से 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुके थे और अब तक जो है 15% मतदान हो चुके हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की ओर से जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जहां पर अति संवेदनशील बूथ है वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। और एसपी श्याम सिंह जो है फिलहाल कल ही रात को कोरोना पॉजिटिव आए थे, तो लेकिन एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी सभी मिलकर जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं को बड़े पुख्ते से निभाते हुए। जी सुरेश, वहां पर जितनी भी जो लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह है उनके अंदर? क्या वहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है? बिल्कुल ऐसा। मैं आपको बता दूं, कोरोना गाइडलाइन की बिल्कुल पालना करवाई जा रही है। बूथों पर महिलाओं की जो है ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और महिलाओं में उत्साह भी है। और कोरोना की अगर बात की जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बूथों पर जाकर वो देख रेख भी कर रहे हैं। और व्हाइट जो गोल घेरे बनाए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क और सैनिटाइज से जो है हाथ धुलवा कर ये बूथों पर जो एंट्री दी जा रही है। जी चलिए, हमारे साथ लोकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। लोकेश, हमने देखा था फर्स्ट फेज और सेकंड फेज पे कि कहीं ना कहीं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी, लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे थे। फिलहाल वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? क्या वहां पर लोग जागरूक बने हुए कोरोना को लेकर और कितना एहतियात बरता जा रहा है? लोकेश, निश्चित रूप से राजस्थान में जो कोरोना का ग्राफ है पिछले दिनों काफी बढ़ा था। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी काफी सजग नजर आया और इस बार जो कोरोना गाइडलाइंस की पालना है उसको विशेष रूप से मूर्त रूप दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के किसी भी मतदाता को एंट्री नहीं दी जा रही और सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से इस बार ध्यान रखा गया है, क्योंकि पहले चरण में देखा गया था काफी मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी थी और जिस प्रकार की स्थितियां और तस्वीरें सामने आई थी तो कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार अभी अभियान चलाया और जागरूकता जो जनता के बीच में कोरोना को लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार हुआ है। और इस तीसरे चरण के चुनाव में जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और तमाम जो प्रोटोकॉल कोरोना से बचाव के हैं उनको उपयोग में लिया जा रहा है। जी लोकेश, जिस तरीके से राजस्थान में नगर निगम के चुनाव हुए थे तो बीजेपी का एक कदम अच्छा माना गया था, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा खासा काम किया था। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में बीजेपी कितनी सक्रिय है? ऋषभ, जिस प्रकार की तस्वीर राजस्थान में इस समय बीजेपी की रही, पंचायती चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आई थी बीजेपी। और जिस प्रकार की रणनीति के साथ पंचायत चुनाव में, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन की बात हो या फिर तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें ग्राउंड पर उतरकर चुनाव प्रचार की बात हो, तो बीजेपी के जो नेता है वो काफी सजग इस पंचायत चुनाव को लेकर नजर आ रहे थे। क्योंकि ये मिनी विधानसभा का चुनाव कहा जाता है, जिस राजनीतिक दल के ग्रामीण जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो कहीं न कहीं सहारा मिलता है उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने में। तो बीजेपी जानती है कि अगर पंचायती राज चुनाव में अपने प्रधान और जिला प्रमुख बैठा दिए जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए सत्ता में वापसी के रास्ते आसान हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस भी इस बात को जानती है, क्योंकि जिस प्रकार का पॉलिटिकल क्राइसिस राजस्थान में रहा था, सचिन पायलट पंचायती राज मंत्री थे और वो उनकी नाराजगी के चलते 3 महीने का ये घटनाक्रम चला था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ एक चुनौती कांग्रेस के लिए ये भी थी कि सचिन पायलट के प्रभाव वाला जो ग्रामीण इलाका है उसमें चुनाव में कांग्रेस को काबिज किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तमाम मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं सचिन पायलट की ओर से भी अपने जो समर्थक हैं उनको अपील करके ये कहा गया कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें प्रधान और जिला प्रमुख बनाने में मदद करें। तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजबूती से अपने जो प्रत्याशी हैं और अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के नेता उन्हें पदों पर काबिज करने के लिए रणनीतिक रूप से मेहनत कर रही हैं। और आज तीसरे चरण का मतदान है, उसके बाद
आपको बता दें कि क्योंकि 21 जिलों में चुनाव, उसके बाद शेष जो 11 जिले जो वो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस एक रणनीति ये भी तैयार कर रही थी कि जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यकुशलता के चलते निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में भी जीत का परचम फहराया जाए। बिल्कुल, यानी कि दोनों ही जो पार्टियां हैं एक दूसरे के सामने खड़ी हो चुकी हैं। सुरेश, क्या आपको किसी प्रत्याशी से बातचीत हो पाई है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो? कोई रिएक्शन उनकी तरफ से? बिल्कुल ऐसा, हम लगातार पहले चरण के भी मतदान हो गए हैं, दूसरे चरण के हुए और आज तीसरे चरण में जो है चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर हम फील्ड में कई नेताओं से भी बात की और कई प्रत्याशियों से भी बात की। तो दिशा बिल्कुल इसमें ये लगता है कि आगे जो पंचायत चुनाव हुए और अभी पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसका माहौल ज्यादा देखने को मिल रहा है। और पहले चरण में जो मतदान हुए थे तो उसमें कांग्रेस के जो है ज्यादा मत हुए थे, और अब सीधा यही है कि कांग्रेस का मत बनता दिखाई देगा। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र, जुड़ चुके हैं हमारे साथ पाली से। सुरेंद्र, पाली में क्या माहौल बना हुआ है, लोग कितने उत्साहित हैं इन चुनावों को लेकर? जी मैं कहना चाहूंगा, जैसे रोहट क्षेत्र के 15 पंचायत समिति वार्ड में मतदान जारी है जी। वही जिला परिषद के 3 वार्ड है जिनको सवेरे 7:30 बजे से ही मतदान निरंतर रूप से जारी है और शांति व्यवस्था के तौर पर जारी है। अगर लोगों के रुझान की बात करें तो रोहट पंचायत समिति के 6 वार्डों में निर्दलीय और 7 वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो रखी है जी। सवेरे से काफी बूथ ऐसे भी है जो खाली नजर आ रहे हैं और लोगों का रुझान कम देखने को मिल रहा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस, यानी सुरेंद्र आपने कहा कि लोग वहां पर कम पहुंच रहे, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोविड का असर दिखने लगा है पाली में? हाँ जी मैम, कोविड का भी असर है और कुछ सर्दी का भी असर था अब तक तो, लेकिन ज्यादातर लोगों में इस मतदान को लेकर काफी कम रुझान देखने को मिल रहा है। लोगों का चीज हो रखी है, जैसे काफी विकास कार्यों को भी लेकर हो सकता है उसमें विशेष रूप रहा हो जी। तो सुरेंद्र, वहां पर कितनी प्रतिशत तक अब तक मतदान हो चुका है, क्योंकि दोपहर की 12 से ज्यादा का वक्त भी हो गया है? मैम इसकी ये चीज अभी तक पब्लिक बीच में नहीं आ पाई है, काफी हद तक है भाई। जहां तक कि लोगों के अगर बूथ तक की अपन बात करते हैं तो काफी बूथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं, जबकि सवेरे से 7:30 बजे से मतदान निरंतर रूप से जारी मतलब शुरू हो चुके थे, पर काफी बूथ में बहुत कम परसेंटेज बता सकते हैं अपन कि भाई वहां मतदान हुए हैं। जी चलिए, लोकेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि दोपहर की 12 से ज्यादा का वक्त भी हो गया है, तो कितनी फीसदी मतदान अभी तक हो चुका है लोकेश? जिस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं इस बार, जो पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं का जो रुझान था वो काफी कम था, क्योंकि मतदान का जो औसत प्रतिशत था वो काफी कम था। लेकिन तीसरे चरण में सुबह से ही जिस प्रकार के आंकड़े मिल रहे हैं, पूरे प्रदेश में लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर। वहीं बात की जाए 21 जिलों में से काफी जिले इस प्रकार राजनीतिक भिन्न है कि कहीं न कहीं दोनों जो राजनीतिक दल है उनके लिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं या पार्टी के जो बागी प्रत्याशी हैं वो मुसीबत का कारण बने हुए हैं। वहीं कई बड़े जो नेता हैं उनके पारिवारिक जो व्यक्ति हैं उन्हें टिकट देकर डेलीगेट का चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रधान और जिला प्रमुख के पद पर जी अपने जो नजदीकी लोग हैं उन्हें काबिज करने की कवायद राजस्थान के कई बड़े नेताओं द्वारा की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के कई बड़े लोगों के रिश्तेदार चुनाव मैदान में है, तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर है उन इलाकों में। तो अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता में रहते हुए एक बार फिर जो अपना राजनीतिक करिश्मा है उसको दिखाते हैं, और कांग्रेस कितने जिलों में अपने जिला प्रमुख और कितनी पंचायत समितियों में अपने प्रधान बना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पंचायती राज का जो चुनाव है इस समय रोचक स्थिति में बना हुआ है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गृह जिला है जोधपुर, उसमें चुनाव हो रहे हैं। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जो विधानसभा क्षेत्र है टोंक, उसमें चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं बड़े नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस समय इस चुनाव मैदान में है। बिल्कुल लोकेश, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सुरेश धवल भी हैं।
सुरेश, जिस तरीके से आपने भी बताया कि आपने खुद प्रत्याशियों से बातचीत की, तो जाहिर है कि चुनाव है तो कहीं ना कहीं झड़प भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं वो जो तनाव होता है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। क्या वहाँ से कोई ऐसी कोई जानकारी, क्या वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके बीच कोई झड़प देखने को मिली, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई आपको? बिल्कुल ऐसा पहले चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें ये जरूर देखने को मिल रहा था। कई जगहों पर मत का बहिष्कार भी किया था। कई लोगों की ऐसी मूलभूत सुविधा है, उस सुविधा कई पहले भाजपा की सरकार भी थी, अब कांग्रेस की सरकार भी है वर्तमान में, लेकिन लोगों की जो मूलभूत सुविधा वो आज दिन तक पूरी नहीं हुई। इसको लेकर पहले चरण में जो मतदान का बहिष्कार किया था और आज 5 दिसंबर को सासोर और सितलवाड़ा में चौथे चरण के चुनाव होने वाले हैं और इस चौथे चरण के चुनाव से पहले ही जो सासोर के कोई उपखंड के कोई गांव है वहां पर लोगों ने आज पहले ही चेतावनी दे दी है कि हम 5 दिसंबर को मतदान नहीं करेंगे, बहिष्कार की। जी, यानी बहिष्कार करने की बात कही गई है। तो किस आधार पर जो लोग हैं बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, ऐसी कोई बातचीत हो पाई आपके उन लोगों से? जैसे बिल्कुल लोगों की मूलभूत सुविधा है और खासकर अब रबी की जो फसल बोई गई है उसको लेकर किसानों को जो है पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण आज 5-6 दिन से किसान जो है सासोर उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया हुआ है। लेकिन और किसानों ने सीधा प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ध्यान होते हुए भी जो है वो खुद नजरअंदाज कर रही है। इसको लेकर हम 5 दिसंबर को चौथे चरण के तहत मतदान नहीं करेंगे। किसानों ने ये मांग रखी है कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम जो है मतदान का सुरेश, जनता ने बहिष्कार करने की बात कर दी क्योंकि चुनाव का बहिष्कार करेंगे चौथे चरण में। क्या आपको इस पूरे मामले को लेकर किसी प्रत्याशी से बातचीत हो पाई है कि उनको कैसे मनाया जाए, या फिर जो भी है कि उन्होंने कोई शिकायत रखी हो उन लोगों के आगे तो उन्होंने समाधान की बात भी कही हो? बिल्कुल, प्रत्याशी से भी बात हुई है और किसानों से भी हुई है और प्रशासन से भी हुई है। तो प्रशासन और जो विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार किसानों से संपर्क कर रहे हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। सुरेश, जिस तरीके से हमने अभी सुरेंद्र से बात की थी, वो पाली में मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि वहां पर कोविड का असर देखने को मिल रहा है, यानी कम ही लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई अपडेट है? क्या वहां पर भी कोई कोविड का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, कोविड का असर अभी तक तो ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन की ओर से जो कोरोना पॉजिटिव है उसको लेकर जो मतदान करवाया जा रहा है वो उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और मतदान करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पाली से। सुरेंद्र, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, सुरेश ने, कि वहां पर जो कोविड लोग हैं, कोविड पॉजिटिव है, उनके लिए खासतौर पर इंतजाम किया गया है। क्या पाली में भी ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हो या फिर जो लोग बुजुर्ग हो उनके लिए कोई व्यवस्था की गई हो? जी, ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक तो देखने को नहीं मिल पाई है। जैसे बूथ पर व्हील चेयर है, जैसे बुजुर्ग एजेड के लिए काफी व्यवस्था कर रखी है। कोविड जैसी के लिए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखने को पाई गई। कोविड पॉजिटिव मेंबर भी वहां नहीं पहुंचे हैं। जैसे बूथ पर सैनिटाइज और मास्क का उपयोग कंपल्सरी बताया गया है और उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है जो मास्क और सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, यही सवाल लोकेश मेरा आपसे यही रहेगा। जिस तरीके से हमने बात जब पाली में की तो सुरेंद्र ने बताया कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन सुरेश ने कहा कि व्यवस्थाएं पूरी की गई है चाक चौबंद। क्या आपकी तरफ से उधर जो लोग वहां पर मौजूद हैं, कि आपने वहां पर कोई नजारा देखा है कि वहां पर जो कोविड के पेशेंट आ रहे हों या फिर जो लोग बुजुर्ग हों या फिर जो लोग दिव्यांग हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा माकूल व्यवस्था कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर की गई है, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए मतदान की इस बार विशेष व्यवस्था की गई थी। सूचना पीठासीन अधिकारी को देनी होती थी। उसके बाद जब मतदान का समय पूरा होता है उसके बाद एक समय रखा गया था जिसमें कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कोरोना के जो बचाव के उपाय हैं उनको करके और अपना मतदान का उपयोग कर सकता है। दूसरी तरफ दिव्यांग जनों के लिए मतदान केंद्रों पर ट्राईसाइकिल की व्यवस्था रखी गई है, जहां
जो चुनाव कर्मी है वो मतदान केंद्र में भीतर ले जाकर उनका मतदान करवाते हैं। सुविधाजनक तरीके से उन लोगों को मतदान करवाया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें, इस बार पंचायत पुनर्गठन हुआ है, छोटी छोटी पंचायत समितियां बनी है। सचिन पायलट के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन करके नई पंचायत समितियां बनाई गई थी। तो राजनीतिक रूप से भी एक नया अनुभव राजनीतिक दलों के लिए है, क्योंकि छोटी छोटी पंचायतों में जिस प्रकार डेलीगेट चुनकर आएंगे और कांग्रेस और बीजेपी बोर्ड बनाने की कवायद करेगी, तो कहीं ना कहीं रोचक ये पंचायत चुनाव होने वाला है। और राजनीतिक प्रतिष्ठा जो कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं स्थापित रखने के लिए कांग्रेस को जरूरी है कि जो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रधान और जिला प्रमुख जिता कर लाएं। यदि बीजेपी ज्यादा अपने प्रधान और जिला प्रमुख बनाने में सफल होती है, तो कहीं ना कहीं दबाव राजस्थान की सरकार पर आ जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो उनके शिल्प सलाहकार हैं, विधायक मंत्री हैं, उनके ऊपर एक दबाव आ जाएगा कि ग्रामीण राजनीति में प्रभाव बीजेपी का बन जाएगा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जानती है कि पूरी मेहनत करनी है इस पंचायत चुनाव में और अपने ज्यादा से ज्यादा प्रधान और जिला प्रमुख बिठाने हैं, जिससे आने वाले समय में जो विकास की पटरी है प्रदेश की ग्रामीण राजनीति, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का रहा है। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा प्रभावशाली रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कांग्रेस का जो कोर मतदाता है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। तो कहीं न कहीं उन मतदाताओं को साध कर रखने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपने ज्यादा से ज्यादा प्रधान और जिला प्रमुख बनाए। तो कहीं न कहीं रोचक होंगे ये चुनाव और पूरा जोर दोनों राजनीतिक दलों की ओर से लगाया जाएगा। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के आसपास वाले जो जिले हैं, वहाँ इस बार हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी चुनाव मैदान में है और पंचायती राज के टिकट वहाँ वितरण किए हैं। तो कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला उन जिलों में रहेगा। क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी कमाल करती है, क्योंकि किसान बिल को लेकर कोई बात हो या फिर राजस्थान से जुड़े हुए मामले, हनुमान बेनीवाल हमेशा राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। उनकी ओर से लगातार बयानबाजी। इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे मैं पूछती हूँ, क्योंकि जाहिर है कि किसान बिल का विरोध लगातार हो रहा है, कृषि बिल को लेकर भी जो किसान है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर ये भी थी कि राजस्थान के कुछ लोग दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन अगर कोई दिल्ली नहीं पहुंच पाता है तो वो वही कार्यालय में जाकर प्रदर्शन करेगा। क्या इस प्रदर्शन का कहीं पर कोई असर देखने को मिल रहा है? क्या इसका असर वोटिंग में देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से ऋचा, क्योंकि ग्रामीण चुनाव है और गांव में किसान निवास करता है, तो कहीं न कहीं जो कृषि बिल है उनको लेकर पूरे देश में जो किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसका प्रभाव राजस्थान के इन चुनावों पे पड़ने वाला है। क्योंकि किसानों से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस द्वारा लगातार राजस्थान में प्रोटेस्ट किया गया था और एक कैंपेन शुरू किया गया था, जिसमें तीनों कृषि बिलों का विरोध किया गया था। तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव निश्चित रूप से इन चुनावों पर पड़ने वाला है और ग्रामीण जो किसान है वो कहीं न कहीं कांग्रेस का पक्ष कर सकते हैं या अन्य किसी प्रत्याशी का पक्ष कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर जिस प्रकार इस समय कृषि बिल को लेकर माहौल बना हुआ है, तो कहीं न कहीं किसानों में आक्रोश है। देखने वाली बात होगी अब कृषि बिलों के विरोध को लेकर कितना प्रभाव इन चुनाव में पड़ता है। ये 9 तारीख को पता लगेगा, 8 तारीख को पता लगेगा जब मतगणना होंगी और पेटियां खुलेंगी। तो कहीं न कहीं जो प्रभाव है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये तो देखने वाली बात होगी। लोकेश नागर, चलिए हमारे साथ जुड़े हुए लगातार सुरेंद्र भी हैं, पाली से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपने खुद कहा कि वहां पर व्यवस्था नहीं की गई है कोविड पेशेंट वालों के लिए। क्या आपकी किसी से कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि सभी के लिए व्यवस्था की जाए, चाहे वो बुजुर्ग लोग हो या फिर वो कोविड पेशेंट क्यों ना हो। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि लोगों का रुझान बहुत कम देखने को मिल रहा है इस मत चुनाव को लेकर। काफी हद तक है, जैसे कोविड के अगर कोई पेशेंट भी है तो वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों का रुझान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो अगर लोगों की इच्छा ही वैसे इस चुनाव को लेकर बहुत कम देखने को मिल रही है। ज्यादातर इस चुनाव के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। जी चलिए, हमारे साथ सुरेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश, क्या आपकी तरफ से आपने खुद वहां देखा होगा कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसान वहां पर भी मौजूद है, क्या उनका भी ऐसा कुछ यहाँ पर वोटिंग में असर देखने को मिला है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बिल का?
बिल्कुल सर, देखिए सुबह से मतदान शुरू थे और आज तीसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं और ये सीधा है कि किसानों के यही नहीं है, पूरे देश में और राजस्थान में हर जगह पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और सासोर और आहोर में भी मतदान का बहिष्कार भी किया गया था। बिल्कुल, चलिए सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। लोकेश नागर का बहुत बहुत शुक्रिया और सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों पर मतदान जारी है और इस बार 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। यह चुनाव सभी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है, लेकिन बीजेपी ने पहली बार नगर निकाय चुनाव में सक्रियता दिखाते हुए जोरदार प्रचार भी किया था और ओवैसी के गढ़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां चुनाव प्रचार किया था। अब देखना होगा कि ओवैसी के गढ़ में क्या वाकई बीजेपी का भाग्य चमकेगा। तो वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वोट डाला और लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की। तो ग्रेटर हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सखाफत, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब